बच्चों, इनकम टैक्स अदर सोर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 3 आरबीडी बुक से है। इसमें लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं से श्री रौनक की कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए अन्य साधनों से आय यानी अदर सोर्सेस से इनकम कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको कि वे घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखते हैं। ठीक है, तो घोड़े रखने का बिजनेस हो गया उसका एक तरीके से। गत वर्ष में उन्होंने इस व्यवसाय से 10,50,000 रुपये कमाए, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इस आय की गणना में 30,000 रुपये व्यय के रूप में घटाए नहीं गए हैं जो इस व्यापार से संबंधित थे, तो इस पर माइनस का निशान लगा दो। ये 30,000 रुपये हम इसको घटाने की छूट दे देंगे। आगे नंबर 2, पिछले वर्षों में उनको घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के उपयुक्त व्यवसाय के संबंध में डूबत ऋण के 50,000 रुपये की कटौती स्वीकृत की गई थी। यानी पहले उसके बैड डेट्स हो गया था, डूबत ऋण मतलब बैड डेट्स हुआ था, तो बैड डेट्स जो था उसके लिए 50,000 की उसको छूट दी गई थी। उसमें से गत वर्ष में उसको 20,000 रुपये वसूल हो गए, तो ये हो गया बैड डेट्स रिकवर। तो रिकवर जो है वो इनकम हो जाती है, ये इनकम में जुड़ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ एक जैसे ही हो गए। नेक्स्ट है वे एक सहकारी समिति, थर्ड पॉइंट, के पदेन सदस्य हैं तथा इस समिति से उन्होंने गत वर्ष में 40,000 रुपये प्रति माह वेतन, तो टैक्सेबल हो जाएगा इंटू 12 करके। ठीक है ना, सदस्य के रूप में वेतन है, एम्प्लॉय के रूप में नहीं है। तो जो सदस्य के रूप में वेतन होता है वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉय के रूप में होता है तो वो सैलरी हेड में जाता है। और 12,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिला था, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल है इंटू 12 करना है, 12x हो गया। दोनों को 12 से गुणा कर देंगे। चौथा पॉइंट, वे जीवन बीमा निगम के, तो बीमा निगम आ गया ना जिस अभी हमने देखा, अधिकृत अभिकर्ता है, तो एजेंट है। गत वर्ष में 15 जून 2020 को उन्होंने 28,875 रुपये का कमीशन नया बीमा लाने के लिए तथा 19,560 रुपये कमीशन पुराने बीमे के नवीनीकरण के लिए प्राप्त हुए। तो ये अपने रूल अभी देखा था। पेज नंबर क्या था उसका? पेज आरबीडी 8.12। यहाँ पे ये रूल दिया हुआ है। तो इसमें क्या रूल है कि यदि टोटल कमीशन 60,000 से कम हो, तो आप देखो टोटल कमीशन 60,000 से कम है, 28,875 और 19,250, इन दोनों को जोड़ो तो 60,000 से कम है। दूसरा, इसका अलग अलग हिसाब भी रखा हुआ है। कौन कौन से अलग अलग हिसाब रखे? एक तो नया बीमा, ठीक है, और एक पुराना बीमा, दोनों अलग अलग हिसाब रखते हैं। तो इसमें से तो 50% की छूट देते हैं, तो -50%, और इसमें -15%, दोनों का अलग अलग हिसाब रखे तो -15% और -50% हम कर देंगे। ये रूल है एडहॉक डिडक्शन जिसको हम बोलते हैं। इस संबंध में किए गए व्ययों की किसी प्रकार का लेखा नहीं रखते हैं, ये बात हमने कर ही ली थी। हम नहीं रखते हैं तो क्या होता है? नहीं रखते तो अभी पढ़ा था हमने, कितने % छूट दी जाती है? लेकिन ये तो रखता है। क्या चीज नहीं रखता? अलग अलग हिसाब रखे तो 50% और 15%, लेकिन पुस्तकें ही ना बनाए तो वो 60,000 से कम होने पर छूट उसको मिलेगी, ये उसके लिए है। हमने जो पहली लाइन रूल में पढ़ी वो रूल ये कहता है कि यदि कोई एजेंट है वो अपनी पुस्तकें नहीं रखता है तो उसे एडहॉक डिडक्शन दी जाएगी। उसमें इसलिए नहीं शब्द उसके लिए है, एडहॉक डिडक्शन देना है या नहीं। तो ये जब लेखा पुस्तकें नहीं रखता है अकाउंटिंग बुक्स, तो उसको ये छूट दी जाती है, एडहॉक डिडक्शन बोलते हैं, एक मुश्त छूट। उसने यह संपूर्ण व्यवसाय जुलाई से दिसंबर में 2020 के बीच में किया है, तो ये इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी बातें? इसके बाद में पॉइंट नंबर 5, गत वर्ष के दौरान उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी की खाली भूमि को बेचने के लिए दलाल का काम किया और दलाली के रूप में 96,250 रुपये प्राप्त किए। कंपनी के लिए किया था, ये नोट करना है। इसका उधर TDS हो गया।
किसी व्यक्ति के लिए करता ना तो TDS नहीं होता, पर कंपनी है तो वो TDS काट के देगी। तारीख नोट करें 15 मई 2020। तो ये डेट अपनी कौन सी आती है? ये अपनी तारीख दे रखी है ना, कितनी तारीख? 14/2/2020। तो 14/2 के बाद की होगी ना मई, बाद की है तो कितना परसेंट हो गया? 3.75%। ये इतने से TDS से हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका आगे आप देखिए, ये क्वेश्चन सारा इंग्लिश में है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट इंग्लिश में आप देख सकते हैं। 5 पॉइंट हो गए, फिर आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 1, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्स। वो आपके दे रखी है 10,50,000, 10,50,000। उसके बाद में बेडेड्स रिकवर्ड इनकम के रूप में हुआ तो उसे जोड़ देंगे। तो बेडेड्स रिकवर्ड 20,000 हुआ, जोड़ने पर 10,70,000, 10,70,000। और इसमें से लेस अलाउड एक्सपेंसेस, हिंदी में ये 30,000 लिखा हुआ था, इंग्लिश में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है। 3 लाख सही है, वो घटाएंगे। तो घटाने पर 7,70,000 रुपये आएगा। ये फर्स्ट इनकम हमारी हो गई मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स में। नंबर 2 पॉइंट, तो ये आपके कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए इसमें? पहला और दूसरा 2 पॉइंट इसके थे, है ना। तो थर्ड पॉइंट देखो, तीसरा सैलरी। तो उसमें आप देखिए सैलरी फ्रॉम सैलरी एज मेंबर लिखो। तो सैलरी एज मेंबर 40,000 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 महीने के लिए कितना होगा? 4,80,000 टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 3 अलाउंसेस। अलाउंसेस इसको कितने रुपए मिलते हैं? 12,000 रुपये इंटू 12, 1,44,000। नंबर 4, इसके बाद में आपके कमीशन दे रखा है, LIC कमीशन। तो LIC कमीशन वो आपके 2 हैं, है ना। एक तो है आपके न्यू बिजनेस। तो न्यू बिजनेस कितना है बेटा? न्यू बिजनेस 28,875 इंटू क्रॉसअप करना पड़ेगा इसको 100 बट्टे तारीख दे रखिए कुछ 96.25, ये कर दो। तो कितना हुआ इसका? क्रॉसअप करके बताना। हाँ बेटा 30,000 लेस डिडक्शन। तो डिडक्शन आपके 50% करना है इसमें, 15,000 रुपये घटा देंगे तो टैक्सेबल कितना आएगा? 15,000। उसके बाद में आपके रिन्यूअल और दे रखा है। रिन्यूअल और ओल्ड दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। बिजनेस कितना रुपए है इसका? 19,250, 19,250 इंटू 100/96.25। तो ये कितना हो जाता है? 20,000, 20,000 होता है। लेस इसमें डिडक्शन 15% है, तो 15% कितना होता है?
3,000 घटाने पर 18,000, 17,000। और कुछ इसमें है बेटा? इतना ही है प्रश्न, तो बस टोटल लगाना है इधर। टैक्सेबल कितना थे? कुछ अंतर है आंसर में? कुछ बोले तो नहीं है? हाँ एक और है ना, अभी तक बाकी है, तो एक पॉइंट अभी बाकी है, वो लिखना है। कौन सा पॉइंट था? 5th पॉइंट ब्रोकरेज है ना। ब्रोकरेज कितना मिला इसको? 96,250 इंटू 100 अपॉन 96.25। ये ग्रॉसअप करना है, इसको कंपनी से मिला था, तो ये 1 लाख होता है। अब आप टोटल लगाएं। 15,26,000 अभी आता है आंसर? यस सर। 15,26,000 ये आपके टैक्सेबल होते हैं। तो दिक्कत क्या रखी? बस इतना ही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में है। निम्नलिखित सूचनाओं से श्री मंगल की कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक की गणना कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, गत वर्ष में उनके यहाँ छापे की कार्रवाई के दौरान 3,50,000 रुपये मूल्य के आभूषण और 2 लाख रुपए की नकद उनके पास पाई गई। तो ये इनके यहाँ पे छापा लगा इनकम टैक्स का, जिसमें उसमें क्या हुआ, 3,50,000 रुपए का तो उसको क्या मिले, गहने मिले, ज्वेलरी, और 2 लाख रुपए कैश पाए गए। इस तरह के साधन के संबंध में आयकर के अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाए, उसके पास इसका जवाब नहीं था। तो हमने ये रूल पढ़ा है कि यदि आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि इसका पैसा कहाँ से आया तो वो टैक्सेबल होता है 100%। तो इस पर टी लिख दो, इस पर भी टी लिख दो, ये टैक्सेबल है। अब उसके आगे देखें, सेकेंड पॉइंट, यह भी पता चला कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी 9 लाख रुपए व्यय किए थे, ठीक है, परंतु इस संबंध में वे 5 लाख रुपए के साधन का ही स्पष्टीकरण दे सके। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है तो वो भी टैक्सेबल होगा। तो 9 लाख माइनस 5 लाख, तो 4 लाख जो है वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 3, उनके एक पुत्र सौरभ ने उनके जन्मदिन पर 1,50,000 रुपए का उपहार दिया, गिफ्ट दिया था। तो सौरभ कौन है? पुत्र है, तो पुत्र देता है तो टैक्स फ्री हो गया। पारिवारिक सदस्य भले कितना ही बड़ा गिफ्ट कर दे वो टैक्स फ्री होता है। नंबर 4, अप्रैल 2020 में उसने अपना मकान 55 लाख रुपए में विक्रय किया, 5 लाख रुपए एडवांस ले लिया, अग्री। इस उद्देश्य से प्राप्त किए कि क्रेता बाकी राशि का भुगतान 30 जून 2020 तक कर देगा। तो इस डेट तक करने का तय हुआ, क्रेता भुगतान नहीं कर पाया, है ना। श्री मंगल ने अग्रिम प्राप्त राशि जब्त कर ली। तो एडवांस जो आप फोरफिट करते हो वो आपकी इनकम मानी जाती है, गणित ये है। उन्होंने इस मकान का निर्माण 1982 और 83 में 2.5 लाख रुपए की लागत से किया था और 1 अप्रैल 2001 को इस मकान का उचित बाजार मूल्य 3,50,000 रुपए था। तो कॉस्ट ये मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एडवांस जो आप जब्त करते हो तो जितनी कॉस्ट थी उतना हिस्सा कैपिटल गेन माना जाता है। तो इसमें कॉस्ट कितनी थी? 3,50,000 थी, मिले टोटल कितने थे? 5 लाख। तो उसमें से 3,50,000 कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। तो लिख दो कैपिटल, तो 3,50,000 रुपए जो कॉस्ट है वो अदर सोर्सेज माना जाएगा, और जो इससे ज्यादा यानी 5 लाख में से 3,50,000 घटाने पर जो 1.5 लाख आएगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा। ये इसमें हिसाब होता है। तो ये यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लिख दो। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, गत वर्ष में उन्हें उनके 2 मित्रों से
22,000 और 30,000, तो टोटल कितना हो गया? 52,000। 50,000 रुपये से अधिक हो गया, गिफ्ट प्राप्त हुआ नकद। तो गिफ्ट अगर 50,000 रुपये से अधिक हो कुल योग, तो वो टैक्सेबल होता है। संपूर्ण राशि टैक्सेबल, ये पूरा टैक्सेबल करना है। छठा पॉइंट, उनके मित्रों ने उनके चुनाव में विजय के उपलक्ष्य में 2.5 लाख रुपए का विदेश भ्रमण का पैकेज उपहार दिया, टैक्सेबल। ठीक है ना, मित्रों ने दिया था ना, और चुनाव में जीता तो उसको क्या करा कि फॉरेन में घूम के आ जा हमारी तरफ से, तो वो उन्हें उनके पिता के मित्र की वसीयत के आधार पर 90 लाख रुपए का एक मकान प्राप्त हुआ। ये भी सही है, पिता के मित्र ने उसको वसीयत करी है, और वैसे अच्छा आदमी होगा तभी करिए आप, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें और कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर वसीयत से दिया होता है ना तो वो टैक्स फ्री होता है, बस इतनी सी है, टैक्स फ्री। क्लियर? अब इसमें कोई गणित सीधा सा है, वैसे इसको बोलते हैं इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ शब्द है। वसीयत जो होती है उसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके कोई और अन्य व्यक्ति है नहीं, अब उसको लगता है कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो किसी को वसीयत कर देता है कि भाई अब कोई अच्छा व्यक्ति है उसके नाम से कर दिया, बोला इधर उधर होने से अच्छा है कि इसको वसीयत कर दे, तो फिर जिसको वो वसीयत के रूप में मिली उसको उसके ऊपर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती, ये टैक्स फ्री हो जाएगा। इसको इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ या इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ये दो शब्द होते हैं, इसलिए वो वसीयत कर देता है। नेक्स्ट, उन्होंने अपने मित्र से 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण 9,70,000 रुपए में 25/12/2020 को प्राप्त किए। तो डिफरेंस अमाउंट 50,000 से कम है ना, और 10% यानी 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो डिफरेंस अमाउंट 1 लाख से भी कम है, तो दोनों में से कम 50,000 वाला नियम फॉलो होगा। तो यदि 50,000 से कम है डिफरेंस, तो इसलिए टैक्स फ्री है ये भी। ठीक है, सस्ता लिया है ना उसने अपने मित्र से, पर सस्ता टैक्स फ्री हो जाएगा। 9 नंबर पॉइंट, उन्होंने एक रिहायशी मकान अपने मित्र दिनेश से 11 लाख रुपए में प्राप्त किया, जबकि इसका मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य 11,45,000 है। तो यहाँ पे भी 50,000 से कम है डिफरेंस, डिफरेंस कम। ठीक है ना, तो डिफरेंस कम है तो ये भी टैक्स फ्री हो जाएगा। ये आपका सारा क्वेश्चन हमने रीड आउट किया, जितने भी टैक्सेबल पॉइंट थे उनको आप जोड़ेंगे तो आंसर आना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये आपके यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके हो जाएगा, और ये आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करते हैं पहले बच्चों। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे क्या आया, अनअकाउंटेड वेल्थ कह सकते हो आप उसमें ना, अनअकाउंटेड। तो उसके पास पैसा मिला था 3,50,000 रुपए के तो गहने, और 2 लाख रुपए कैश मिला जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया, तो सारा टैक्सेबल हो गया 5,50,000। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। उसने अपनी बेटी की शादी करी थी, तो अगर कोई खर्चा जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो कि पैसा आया कहाँ से, तो वो भी टैक्सेबल होता है। तो वो आपके 9 लाख माइनस 5 लाख, तो हिसाब कितने का नहीं दिया उसने, 4 लाख का, तो जिसका हिसाब नहीं है वो टैक्सेबल, ये पूरा टैक्सेबल ही होता है। उसके बाद में अगला क्या है, पुत्र ने गिफ्ट दिया था, तो पुत्र का गिफ्ट टैक्स फ्री है, वो वर्किंग नोट में आ जाएगा। नंबर 4, उसे एडवांस जब्त किया था ना, फॉरफिट किया था, तो वो आपके एडवांस मनी फॉरफिट है, एडवांस मनी फॉरफिट। तो आपके कॉस्ट जो होती है
कॉस्ट यहाँ पे आएगी 3,50,000 रुपये, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद चौथा 22,000 और 30,000 गिफ्ट था, है ना, गिफ्ट। तो गिफ्ट अदर देन रिलेटिव्स होते हैं तो टैक्सेबल हो जाते हैं। तो 22,000 प्लस 30,000 ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा 52,000। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट वो आपके दे रखा है, मित्रों ने गिफ्ट दिया था फॉरेन विजिट के लिए, है ना, तो गिफ्ट ये आपके फॉरेन विजिट हो गया, गिफ्ट ऑफ फॉरेन टूर। देते हैं ना, गिफ्ट फ्रेंड भी दे देते हैं ऐसा, 2.5 रुपये। नेक्स्ट आपकी टैक्सेबल हो जाएगा 2,50,000 रुपए से। तो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट टैक्सेबल हो गए। इसके बाद में जो है वो टैक्स फ्री है, जिसके लिए वर्किंग नोट अपने को लिखना है। टोटल लगाएंगे कितना से 16,02,000 ये आपके टैक्सेबल अमाउंट है कि बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है।